हे गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और हम पढ़ने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में। और आज हमारा जो लेक्चर रहेगा वो रहेगा कनिष्क के बारे में। कनिष्क जो है उसकी जो शासनकाल है वो 78 से लेके और 101 ईस्वी के मध्य में इसका शासनकाल होता है। तो हम कनिष्क के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कनिष्क के बारे में, ठीक है। देखिए कनिष्क का शासनकाल मैंने आपको बताया है 78 से लेके और 101 ईस्वी, 78 से लेके 101, ठीक है। कनिष्क को अपने वंश का सबसे महान शासक माना गया है, ठीक है। कनिष्क को सबसे महान शासक माना गया है, ठीक है। अब देखिए कनिष्क के द्वारा जो कार्य किए गए, कनिष्क के द्वारा जो प्रयास किए गए वो क्या क्या रहे हैं उनको हम जानेंगे। इसके अलावा कनिष्क को किसकी उपाधि दी गई है, तो कनिष्क को देवपुत्र की उपाधि दी गई है, ठीक है। क्या नाम से जाना गया है, देवपुत्र के नाम से। देवपुत्र के नाम से भी जाना गया है। तो कनिष्क को किस नाम से जाना गया है, इसको देवपुत्र के नाम से जाना गया है, ठीक है। क्यों जाना गया है, क्यों जाना गया है, क्योंकि जो चीनी सम्राट थे उनका क्या करता था, अनुसरण करता था। क्या करता था, चीनी सम्राटों का अनुसरण करता था, जो स्वयं को क्या कहते थे, जो स्वयं को देवपुत्र कहते थे। इसलिए इसको स्वर्गपुत्र कहते थे, इसलिए इसको क्या कहा गया है, देवपुत्र। तो ये चीनी सम्राटों का अनुसरण करता था, जो स्वयं को स्वर्गपुत्र कहते थे, ठीक है। इसकी जो PDF आपको कहाँ से मिल जाएगी, टेलीग्राम से मिल जाएगी। टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है सचिन सर हिस्ट्री, ठीक है। क्या सर्च करना है, यहाँ पर मैं इसकी PDF है वो डाल दूंगा, आप आराम से वहाँ से कॉपीराइट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ तो सिर्फ आप इसको समझिए। देखिए ठीक है, स्वयं को क्या कहा गया इसने, स्वर्गपुत्र के नाम से इसको देवपुत्र कहा गया है। इसको साओ नारू, इसको किस नाम से बोला गया है, इसको बोला गया है साओ नानो। साओ इसका अर्थ होता है सहिंसा। क्या होता है, सहिंसा, जिसका अर्थ क्या होता है, सहिंसा। अब मैंने क्यों बताया है, क्योंकि इसके सिक्कों के ऊपर जो नाम मिलता है वो यही मिलता है। इसके सिक्कों पर यही नामांकन मिलता है, यही नामांकन मिलता है। इसके द्वारा कितने वर्ष शासन किया गया था, तो 23 वर्ष। इसके द्वारा 23 वर्षों तक शासन किया जाता है। तो कनिष्क के द्वारा कितने वर्षों तक शासन किया गया था, तो कनिष्क के द्वारा 23 वर्षों तक शासन किया जाता। इसने स्वयं को क्या कहा है, बिमक, क्या कहा है, बिमक डफीसेस का पुत्र कहा है। किसका पुत्र कहा है, इसने स्वयं को बिमक डफीसेस का पुत्र माना है, ठीक है। किसका पुत्र माना है, तो कनिष्क ने स्वयं को बिमक डफीसेस का पुत्र माना है। इसके राज्य अभिषेक की तिथि क्या है, 78 ईस्वी है, ठीक है। इसके राज्याभिषेक की तिथि क्या है, राज्याभिषेक
तो 78 ईस्वी जो है वो इसके राज्याभिषेक की तिथि है। किसकी? कनिष्क की। बात समझ में आई आपको? कनिष्क 78 से लेके 101 ईस्वी, इसने क्या नाम थी, उपाधि क्या थी इसकी? देवपुत्र की थी। क्यों थी? क्योंकि ये चीनी सम्राट जो थे उनका अनुसरण किया करता था, जो अपने आप को स्वर्गपुत्र बोलते थे, इसी कारण इसको देवपुत्र बोला गया है। इसके अलावा इसके सिक्कों से क्या नाम मिलता है? साओ नाओ नाओ। इसका अर्थ क्या होता है? सहिंसा होता है। तो ये कहाँ से मिलता है? इसके सिक्कों से मिलता है। ठीक है। इसने कितने वर्ष तक शासन किया था? इसने 23 वर्षों तक शासन किया और इसको पिमक डफिसिस का पुत्र माना गया है। ठीक है, बात समझ में आई? तो इसको हम मिटाते हैं। अगर किसी को स्क्रीनशॉट उतारना हो तो उतार सकते हैं। चलिए अब इसके अभिलेखों के बारे में पढ़ते हैं। इसके विजय अभियानों के बारे में जानते हैं कि इसके द्वारा या इसके समय कौन कौन से विजय अभियान किए गए। देखिए, रवातक अभिलेख। कौन सा अभिलेख? रवातक अभिलेख। ये कहाँ से मिला है? तो ये काफिर की पहाड़ी, अफगानिस्तान। ये काफिर की पहाड़ी अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ है। ठीक है। कौन से अभिलेख की बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं आपसे रवातक अभिलेख की बात। ठीक है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? काफिर की पहाड़ी से ये प्राप्त हुआ है। ठीक है। इससे क्या जानकारी मिलती है? इससे जानकारी मिलती है कि इसका जो साम्राज्य है वो कहाँ तक फैला हुआ था? बिहार चंपा तक इसका साम्राज्य विस्तृत था। ठीक है। बिहार चंपा तक इसका साम्राज्य विस्तृत था या फैला हुआ था। तो कुषाणों में सबसे ज़्यादा जो साम्राज्य का विस्तार था वो किसका था? कनिष्क का था। ये जानकारी कहाँ से मिलती है? रवातक अभिलेख से मिलती है। रवातक अभिलेख कहाँ से मिला है? काफिरों का किला या पहाड़ी जो है अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ है। इसके बाद बात करते हैं हम सुई बिहार लेख की, जो कि कनिष्क के शासनकाल के 11वें वर्ष का अभिलेख है। ठीक है। कौन से अभिलेख की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं सुई बिहार लेख। सुई बिहार लेख। ठीक है। तो सुई बिहार लेख क्या है? कनिष्क के शासनकाल का, कनिष्क के शासन काल के 11वें वर्ष में अंकित संस्कृत भाषा में लिखित, किस भाषा में लिखित है ये? संस्कृत भाषा में लिखित है। इससे जानकारी क्या मिलती है? इससे ये जानकारी मिलती है कि सिंधु घाटी के क्षेत्र पर इसका क्या था? अधिकार था। ठीक है। क्या जानकारी देता है ये? सिंधु के क्षेत्रों पर कनिष्क का अधिकार था। कनिष्क का अधिकार था। ठीक है। बात समझ में आई आपको? तो सुई बिहार लेख कनिष्क के शासनकाल के 11वें वर्ष में अंकित, संस्कृत भाषा में लिखित, सिंधु के क्षेत्रों पर कनिष्क का अधिकार था। तो ये दो लेख बताए मैंने, एक रवातक लेख, एक सुई बिहार लेख।
इनको लिखिए, इनको मिटाते हैं फिर आगे चलते हैं। जेंद्या और मणिक्याल लेख, जेंद्या और मणिक्याल लेख 11वें और 18वें वर्ष के लेख हैं, ठीक है। तो ये दो हैं, एक है जेंद्या, एक है मणिक्याल। ये दोनों 11वें वर्ष और 18वें वर्ष के लेख हैं, 18वें वर्ष के लेख हैं, ठीक है। इनसे क्या जानकारी मिलती है? तो इनसे कनिष्क के पंजाब विजय की जानकारी मिलती है। क्या जानकारी मिलती है? कनिष्क के पंजाब पर विजय की जानकारी मिलती है। कौन कौन से की बात कर रहा हूं मैं? एक है जेंद्या और एक है मणिक्याल लेख। किससे संबंधित हैं? कनिष्क संबंधित हैं। 11वें वर्ष और 18वें वर्ष के लेख हैं ये दोनों शासनकाल के, जिसमें किस के विजय का ज्ञात होता है? तो पंजाब विजय की इससे क्या प्राप्त होती है? जानकारी प्राप्त होती है। तो मैंने 3 अभिलेखों के आपको उदाहरण बताए हैं जो किसके बारे में जानकारी देते हैं? जो कनिष्क के बारे में हमको जानकारी देते हैं। अब देखिए सारनाथ अभिलेख एवं कौशाम्बी अभिलेख, ठीक है। कौन से अभिलेख? सारनाथ अभिलेख और कौशाम्बी अभिलेख। सारनाथ अभिलेख और कौशाम्बी अभिलेख जो हैं सारनाथ अभिलेख और कौशाम्बी अभिलेख। सारनाथ अभिलेख और कौशाम्बी अभिलेख। सारनाथ अभिलेख और कौशाम्बी अभिलेख किस चीज़ की जानकारी देते हैं? तो ये इसके शासनकाल के तीसरे वर्ष में उल्लेखित थे, यानी कि 78 ईस्वी में शासक बना था 3 साल, तो 81 ईस्वी की है, ठीक है। 81 ईस्वी में, या कोष्टक में लिख लेना, शासन के तीसरे वर्ष में उल्लेखित सारनाथ अभिलेख और कौशाम्बी अभिलेख, इससे इसके सारनाथ और कौशाम्बी विजय की जानकारी प्राप्त होती है। कौशाम्बी विजय की जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। तो सारनाथ अभिलेख और कौशाम्बी अभिलेख 81 ईसा पूर्व में शासन के तीसरे वर्ष में उल्लेखित, इससे इसके सारनाथ और कौशाम्बी विजय की क्या प्राप्त होती है? जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा बौद्ध मार्ग का भी इससे क्या होता है? ज्ञात होता है, उसकी जानकारी प्राप्त होती है। तो ये दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, सारनाथ अभिलेख और कौशाम्बी अभिलेख, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं सांची लेख। कौन सा लेख? सांची लेख। सांची लेख जो है
ये इसके विजय अभियान की और विस्तृत जानकारी देता है। सांची लेख। तो जो सांची लेख है वो इसके शासनकाल के कौन से 22वें वर्ष, ठीक है, ये शासनकाल के 22वें वर्ष यानी कि 100 ईस्वी, ठीक है। 78 और 22 कितने होते हैं, 100 ही तो होते हैं, तो 100 ईस्वी का लेख है। इससे इसके मध्य प्रदेश अभियान की जानकारी मिलती है, ठीक है। तो सांची लेख जो है वो शासनकाल के 22वें वर्ष में है और इससे इसके मध्य प्रदेश अभियान की जानकारी मिलती है। और इसके अलावा बौद्ध प्रतिमा पर खुला हुआ एक लेख मिला है, यानी कि वार्षिक का सांची से कनिष्क संवत 28 का एक लेख मिला है जो बौद्ध प्रतिमा पर क्या है, उल्लेखित है, ठीक है। बात समझ में आई आप लोगों के? चलिए, कनिष्क संवत 28 का एक लेख प्राप्त हुआ है जिस पर बौद्ध प्रतिमा पर लेख उत्कीर्ण है। तो सांची लेख की मैंने आपको अभी बात बताई। एक और बचता है मथुरा लेख, कनिष्क के निर्गम अंतिम अभिलेख है जिससे अपने राज्याभिषेक के 23वें वर्ष में जारी किया था, ठीक है। तो एक और लिख लेना, मथुरा लेख शासनकाल के 23वें वर्ष में, यानी कि इसके अंतिम वर्ष में होता है, 101 ईस्वी में जारी किया गया लेख, ठीक है। तो मथुरा लेख जो है वो 23वें वर्ष यानी कि 101 ईस्वी में इसको क्या किया गया था, जारी किया गया था। और ये इसका क्या होता है, अंतिम लेख होता है। कौन सा होता है? मथुरा लेख। तो हमने इससे जुड़े हुए जितने भी लेख थे उनका क्या किया, अध्ययन किया, और आपको इसके बारे में समझ में भी आ गया होगा। चलिए इसको मिटाते हैं और अब इसके युद्ध अभियानों के बारे में बात करते हैं, ठीक है। चलिए, अब देखिए हम बात करते हैं परथिया युद्ध की। कौन से युद्ध की? परथिया युद्ध की बात करते हैं। तो इसने क्या किया था, परथिया को युद्ध में परास्त किया था। परथिया को युद्ध में परास्त किया था। चीन के साथ युद्ध, देखिए चीन के साथ युद्ध की क्या स्टोरी है। इसने क्या किया था, चीन के शासक को एक दूत मंडल भेजा था और अपनी इच्छा जाहिर की थी कि मैं तुम्हारी जो पुत्री है उसके साथ क्या करना चाहता हूँ, विवाह करना चाहता हूँ। लेकिन उसके बदले में इसको क्या मिली, आक्रमण मिला, और उस आक्रमण में क्या मिली, हार मिली, ठीक है। तो चीन के साथ युद्ध में आप लोगों को लिखना है कि चीन के साथ युद्ध में, ठीक है, वहाँ का जो शासक था वो कौन था, होती था, ठीक है। कौन था? होती था, होती,
और यहाँ का सेनापति कौन था? पांचाऊ। क्या नाम था सेनापति का? पांचाऊ। अब ये जो होती थी, इसकी लड़की थी, इसके पास इसने अपना दूतमंडल भेजा और प्रस्ताव रखा कि आपकी पुत्री का मेरे साथ क्या कर दीजिए, विवाह कर दीजिए। लेकिन इसका जो सेनापति था उसका नाम क्या था? पांचाऊ। उसने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और बदले में क्या किया? युद्ध किया। और इस युद्ध में किसकी हार होती है? इस युद्ध में कनिष्क की हार होती है। ठीक है। और इसके बदले में कनिष्क को क्या देना पड़ा था? कनिष्क को युद्ध हारने के बाद मुआवजा मिला था। क्या मिला था? कनिष्क को युद्ध में हारने के बाद मुआवजा मिला नहीं था, मुआवजा दिया था इसने। किसको दिया था? चीन के शासक को। ठीक है, यह बात याद रखनी है। कनिष्क युद्ध हारने के बाद मुआवजा दिया था किसको? कनिष्क को। तो ये भी इसके साथ एक चीज है वो घटित हुई थी। इसने उसके बाद घोषणा की थी, मैंने उत्तर को छोड़कर अन्य 3 प्रदेशों को जीत लिया है। ठीक है। इसके बाद ऐसा बताते हैं कि इसने क्या किया था? चीन के शासक को बाद में परास्त कर दिया, जिसका नाम सुंगलिन था। ये नहीं, इसके बाद एक शासक हुआ, क्या नाम था उसका? सुंगलिन। ठीक है। इसने सुंगलिन को क्या किया? परास्त किया। ये किसने कहा था? ये हेनसांग ने बात कही थी कि इसने अपनी पराजय का बदला लिया और सुंगलिन को परास्त कर दिया। सुंगलिन के 2 राजकुमारों को भी ये बंधक बनाकर भारत ले आता है। तो ये था चीन के साथ युद्ध। होती सेनापति पांचाऊ, जो पहले इसकी लड़की से विवाह करना चाहता था, बाद में इसका सेनापति पांचाऊ था, इसने प्रस्ताव को रद्द कर दिया और युद्ध किया, जिस युद्ध में कनिष्क की हार होती है। युद्ध में कनिष्क हार जाता है, उसके बाद इसे युद्ध के हट जाने के रूप में मुआवजा भी देना पड़ा था और इसके बाद इसने बदला लेने की ठानी थी। और इसके बाद हेनसांग के अनुसार इसने सुंगलिन को परास्त किया और परास्त करने के बाद अपनी जो हार है उसका बदला लिया। चलिए, अब देखिए, कल्लड़ के द्वारा एक बात कही है कि इसने क्या की? कनिष्कपुर की स्थापना की। ठीक है। किसकी स्थापना की थी? तो कनिष्कपुर की स्थापना की थी। कल्लड़ के अनुसार कनिष्क का कश्मीर पर अधिकार था, जिसने कनिष्कपुर की स्थापना की। कनिष्कपुर की स्थापना की। ठीक है। क्या की? कल्लड़ के अनुसार कनिष्क का कश्मीर पर अधिकार था, जिसने कनिष्कपुर की क्या की थी? स्थापना की थी। बात समझ में आई आपको? चलिए आगे देखिए, आगे क्या होता है? इसके द्वारा बड़े साम्राज्य की क्या कर दी जाती है? स्थापना कर दी जाती है। इसके अलावा यह प्रथम अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य था, जिसने इतने बड़े क्षेत्र को अपने राज्य में शामिल किया। ठीक है। चलिए, यह प्रथम अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य था। इसका शासनकाल जो था वो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य था, जिसमें चीन के क्षेत्र शामिल थे, अफगानिस्तान का क्षेत्र, पूरा समरकंद वाले जो इलाके थे वो इसके क्षेत्रों में क्या थे? शामिल थे। पूर्वी चीन, समरकंद, अफगान, इन क्षेत्रों तक इसका साम्राज्य जो था वो क्या था? विस्तृत था, फैला हुआ था। बात समझ में आई आपको? चलिए, कांधार, समरकंद, इन क्षेत्रों पर इसका क्या था? अधिकार था। इसकी जो प्रधान राजधानी थी वो क्या थी? फिरोजपुर थी। ठीक है।
पुरस्पुर का अर्थ होता है पेशावर। इसकी प्रधान राजधानी पुरस्पुर या जिसको बोलते हैं पेशावर। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, इसकी जो दूसरी राजधानी थी वो थी मथुरा। इसकी दूसरी राजधानी मथुरा थी, ठीक है। ये यहाँ से पूर्वी हटा लेना, ठीक है, इसको चीन का लेना। तो इसका चीन, समरकंद, कंधार, गांधार, काबुल, इन क्षेत्रों पर क्या था, इसका अधिकार था। तो इसकी प्रधान राजधानी क्या थी, पुरस्पुर थी, और इसकी दूसरी राजधानी क्या थी, मथुरा थी। बात समझ में आई आपको? चलिए, इसके द्वारा बुद्ध की आकृति, ठीक है, इसके द्वारा जो सिक्के जारी किए गए उन पर किसकी आकृति थी, तो सिक्कों पर बुद्ध की आकृति अंकित थी। इसके द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर बुद्ध की आकृति अंकित थी। इसके द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर बौद्ध की प्रतिमा थी। कैसी थी बौद्ध की प्रतिमा, तो खड़े हुए बौद्ध की प्रतिमा अंकित थी। इसके अलावा इसने तक्षशिला में सिरपुर नामक नगर बसाया। कहाँ पे, तक्षशिला में सिरपुर नामक नगर बसाया, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया कनिष्कपुर की तो इसके द्वारा क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। कनिष्क ने नाना देवी के नाम की नायड़ मुद्राएं चलाईं। किस प्रकार की, नायड़ देवी। बात समझ में आई? नायड़ देवी या नाना देवी नाम की क्या चलाई, सिक्के चलाए। दोनों का मतलब आपको याद रखना है। नाना देवी के नाम की नायड़ सिक्का क्या हुए, इसके द्वारा चलाए जाते हैं, ठीक है। नाणक मुद्राएं जो है वो चलाई जाती हैं। चलिए, इसके दरबार में कौन कौन थे, इसके दरबार में चरक थे, ठीक है। इसके दरबार में कौन थे, तो इसके दरबार में चरक थे, जो कि क्या थे, राजवैद्य थे। चरक का नाम आप लोगों ने सुन रखा होगा, चरक संहिता। चरक कौन थे, ये राजवैद्य थे, ठीक है। तो इनके दरबार में कौन थे, चरक थे, जो कि इनके दरबार में थे। इनके द्वारा कौन सी किताब लिखी गई थी, चरक संहिता इनके द्वारा लिखी गई। इसके अलावा अश्वघोष थे। कौन थे, अश्वघोष थे, जो क्या थे, राज दरबारी थे, राज कवि थे, इनके राज कवि थे। आप लोगों के द्वारा अश्वघोष का नाम जरूर सुना गया होगा, ठीक है। चलिए, और इनके समय वसुमित्र थे, जो कि चौथी बौद्ध संगति के क्या थे, अध्यक्ष थे। क्या नाम था, वसुमित्र। कौन थे, चौथी जो बौद्ध संगति हुई थी इनके समय, चौथी बौद्ध संगति के अध्यक्ष। चौथी बौद्ध संगति के क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। कौन होते हैं, वसुमित्र होते हैं, ठीक है। बात समझ में आई? इसके अलावा नागार्जुन थे, जिन्होंने शून्यवाद का प्रतिपादन दिया। कौन थे, नागार्जुन। इन्होंने क्या किया, शून्यवाद का प्रतिपादन किया, ठीक है। तो ये इनके दरबार में उपस्थित महत्वपूर्ण लोग थे, जिनके द्वारा विभिन्न प्रकार के सिद्धांत या बहुत बड़े बड़े कार्य जो हैं इनके द्वारा किए जाते हैं, ठीक है।
इसके अलावा मथर था, जो राजनीतिक मथर कनिष्क का मंत्री था। ठीक है, बात समझ में आई आप लोगों को? चलिए, तो उम्मीद है ये जो लेक्चर है आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। कनिष्क के बारे में जो भी बताया है, जो महत्वपूर्ण जानकारी दी है, वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए मिलते हैं कल यानी कि नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।